नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई एकदम ठीक ठाक ही चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने मध्य प्रदेश के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। और सॉरी, मध्य प्रदेश का जीके है। और मध्य प्रदेश की जीके के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमारा ये तीसरा चैप्टर है जो चल रहा है। इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। यानी कि हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर लिया है। अब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन किया गया, उस समय मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी थी। फिर धीरे धीरे संभागों का गठन हुआ। फिर जाके 2000 में संभागों की संख्या कितनी थी, ये सबका आज हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भैया कौन सा है जो संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है, ज्यादा है, जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात के बारे में भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एमपीपीएससी 16 फरवरी 2025 को एमपीपीएससी प्री का पेपर है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लासें स्टार्ट की हैं। संभागों की जानकारी है। चलिए, जैसे देखा आपने कि 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग बना। सॉरी, फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में हुई। कब हुई थी? 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जाकर के। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ही 1955 54 55 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 56 में उन जो रिपोर्ट थी उनको लागू कर दिया गया। तो जैसे ही लागू किया तब से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। और मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में जो संभाग थे उनकी संख्या थी भैया कितनी? 7 थी। अच्छा, 7 संभागों की संख्या कब थी? 1 नवंबर 1956 को थी। और उनमें कौन कौन से संभाग थे? इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, भोपाल है, रीवा है, बिलासपुर है और रायपुर है। ये 7 संभाग 1 नवंबर 1956 को हुआ करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 1975 का सन आया था। और 1975 में जाकर के सागर एक संभाग बना। यानी कि सागर संभाग का गठन हुआ 1975 में हुआ। इस प्रकार संभागों की संख्या अब हो गई 8। 1977 में ही फिर एक बार से उज्जैन संभाग का गठन हुआ। तो इस प्रकार संभागों की संख्या उज्जैन बनने तक कितनी हो गई? 9। उसके बाद 1980 में चंबल संभाग और होशंगाबाद संभाग का गठन हुआ। इस प्रकार से संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? 11। इसके बाद 1981 और 82 का समय आया और एक नया संभाग, इसका नाम था बस्तर संभाग। इस संभाग को मिलाकर के 1981 और 82 तक आते आते मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या हो गई कितनी दोस्तों? 12 हो गई थी। कितनी हो गई? 12। अब जैसे ही समय व्यतीत हुआ और सन आया 2000 का। कौन सा वर्ष? वर्ष 2000 आया। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय क्या हुआ था? 3 संभाग थे, वो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर चले गए। जैसे ही 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, यानी कि इस पुनर्गठन के दौरान क्या हुआ? एक छत्तीसगढ़ अलग से राज्य बना। अब छत्तीसगढ़ अलग से राज्य बना, उसमें मध्य प्रदेश से अलग करके 3 संभाग, यानी कि मध्य प्रदेश के कितने संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए? तो भैया 3 संभाग चले गए। कौन कौन से संभाग? रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और बस्तर संभाग। इस प्रकार से 1 नवंबर 2000 को 3 संभाग कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो संभागों की संख्या रह गई थी भैया, वो कितनी रह गई थी? 9 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 9। तो यहाँ पर लिखा है वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी रह गई है? 9 रह गई है। चलो, अब क्या हुआ? जैसे समय और व्यतीत हुआ, वर्ष 2008 आई और 2008 के अंदर हमने क्या देखा कि एक नए होशंगाबाद संभाग का, सॉरी, शहडोल संभाग का गठन हुआ था। फिर से एक बार, कौन से संभाग का? शहडोल संभाग का 2008 में गठन हुआ। इस प्रकार 9 और एक संभाग मिलाकर यहाँ पर आते आते वर्ष 2008 में संभागों की संख्या हो गई कितनी? 10 हो गई। जो वर्तमान में भी संभागों की संख्या कितनी है? 10 ही है। यानी कि 2008 के बाद से अभी तक दोबारा से कोई सा भी नया संभाग नहीं बना है।
अब क्या होता है कि वर्ष 2008 में ही एक और फेरबदल देखने को मिलता है। वो क्या है? वो ये है कि होशंगाबाद जो संभाग था, जो 1980 में बना था, 1980 में बना था, उसका नाम परिवर्तित करके 2008 में क्या कर दिया? नर्मदापुर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, सॉरी यानी नर्मदापुरम संभाग कर दिया था। नर्मदापुरम संभाग कर दिया था 2008 में। इसका नाम बदल के होशंगाबाद संभाग का क्या कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया। उसके बाद फरवरी 2022 में देख लिए, इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लाया हूं, ताकि होता क्या है कि भाई कंफ्यूज होता रहता है कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदला गया, और कहीं आप पढ़ रहे हैं कि होशंगाबाद शहर या जिले का नाम भी परिवर्तित कर दिया, तो इनकी डेट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर हम लोग। तो हमने क्या किया, हमने कहा था कि नहीं भैया इन दोनों को पास ही लिख लेते हैं, इससे आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। तो होशंगाबाद संभाग का जो नाम बदला था वो 2008 में था, और फरवरी 2022 में होशंगाबाद जिले या कहूं कि मैं शहर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? नर्मदापुरम जिला कर दिया, या नर्मदापुरम शहर कह सकते हैं हमें। तो इसका 2000 संभाग का नाम 2008 में बदला, जबकि होशंगाबाद शहर का या जिले का नाम 2022 में बदला था। चलो अब हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा संभाग है। ये आप चाहे तो आप 10 संभागों को देख सकते हैं। ग्वालियर संभाग है, भोपाल संभाग है, इधर जाओ तो उज्जैन संभाग है, इधर इंदौर संभाग है, नर्मदापुरम संभाग है, जबलपुर संभाग है, और शहडोल संभाग है, रीवा संभाग है, सागर संभाग है। ये हमारे संभाग हुए कितने? 10। अब हम देख लेते हैं कि भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संभाग बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग कौन सा है, और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन है, लिंगानुपात का सबसे छोटा न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा संभाग है। तो चलिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, यानी कि ये कौन सा संभाग है जिसके अंदर क्षेत्रफल सबसे अधिक है इन संभागों से, तो वो है कौन सा? जबलपुर। हम देख लेते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, यानी कि जिस संभाग के अंदर सबसे कम क्षेत्रफल आता हो, वो है हमारा कौन सा? शहडोल संभाग है। कौन सा संभाग है? शहडोल संभाग है। इसी के साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर है। भैया ये कैसे है? इसका कारण यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने का मुख्य कारण ये है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है ना, वो एक आदर्श जलवायु है। कैसी जलवायु है? आदर्श जलवायु। इसीलिए हर कोई बसना कहाँ चाहता है? इंदौर संभाग के अंदर चाहता है। इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। यहाँ पर कृषि, उद्योग, धंधे सब बेहतर है। आगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है, वो है हमारा कौन सा? शहडोल संभाग है। भैया कौन सा संभाग है? शहडोल। देखो क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा शहडोल, साथ ही साथ जनसंख्या में भी सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल संभाग है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, इसका मतलब क्या है? सबसे कम, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम कहां पर है? तो वो कहां पर है? चंबल संभाग में। यानी कि कौन सा चंबल संभाग? ये वाला चंबल संभाग है भैया। अगला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है वो जबलपुर है। कौन सा है? जबलपुर है। भैया साक्षरता का मतलब क्या है? इसका मतलब है 7 वर्ष से, यानी कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से कोई भी व्यक्ति या बालक हो या बालिका हो या कोई भी 7 वर्ष से अधिक का जो पढ़ना और लिखना जानते हैं, उन्हें बोलते हैं साक्षरता। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? तो वो जबलपुर संभाग के अंदर है। कहां पर है साथियों? जबलपुर संभाग के अंदर है। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के संभागों की जानकारी पूर्ण हो जाती है, और 2008 के बाद कोई भी नया संभाग नहीं बना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है इस प्रश्न के, इस चैप्टर के अंदर है, जो आपकी पुनर्गठन राज्यों से संबंधित थी, लेकिन वहां पर याद नहीं रहा है, इसलिए आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से 14 जिले प्रमुख हैं। इनमें से एक जिला है जिसका नाम है क्या? आगर। यानी कि आगर मालवा से भी होकर एक कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन हमें वास्तव में ऐसा देखने में प्रतीत नहीं होता है। लेकिन सभी जगह तुम जाओ, किसी भी नोटबुक में जाओ, किसी भी बुकलेट में चले जाओ, और चाहो तो आप वेबसाइट के अंदर इंटरनेट पर, गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आगर मालवा से कर्क रेखा गुजरती हुई बताएंगे। बोलो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लगता कैसा है? ऐसा लगता है जैसे शाजापुर से
शाहजहाँपुर, भाई हो भी सकता है क्योंकि शाहजहाँपुर से ही ऐसा, शाहजहाँपुर इसके नीचे है तो शाहजहाँपुर से ही जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन हर जगह अब अगर मालवा ही दिया है, इसलिए शाहजहाँपुर का भी ध्यान रखना। जैसा आप प्रश्न में आए वैसा अपना स्व विवेक से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना। थैंक यू। और हमारी जानकारी यदि आपको ठीक ठाक लगी है, यदि आपकी कुछ समझ में आया है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों को। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम आज का चैप्टर समाप्त करते हैं और आप अपनी पढ़ाई को कृपया जारी रखिए। पढ़ाई एकदम आपकी चलनी चाहिए। बिल्कुल हमारी क्लासें प्रॉपर तरीके से आने ही वाली हैं। एक आध दो दिन में क्या है लेट वेट हो जाती हैं, पर आप चिंता ना करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास समय पर आप लोगों तक पहुंच जाए। बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि लोगों को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। थैंक यू।